हिस्ट्री में यार हर 10-12 साल में ऐसा कुछ होता है, तो हर बार ट्रांजिशन फेज होता है, वजह कुछ और होती है और हर बार रिकवरी आ ही जाती है। इस बार भी आएगी, लेकिन गलत चीज में आप अगर अपना पैसा फंसाएंगे तो आप अपना पैसा डुबो सकते हैं। जरा भारतीय एयरटेल का स्टॉक देखिएगा, यहाँ पे FII का इनफ्लो कंटिन्यूड है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। डोंट वरी एट ऑल। मेरे प्यारे दोस्तों, मार्केट कहाँ जाने वाली है, आइए सीधा डिस्कस करते हैं। बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में इंडिया का क्या होने वाला है। बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक होकर के हम लोग बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं FDI का पिक्चर क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब वो कैपिटल होता है जो फॉरेन का इंडिया में आता है टू डू लॉन्ग टर्म बिजनेस, जैसे फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, जॉइंट वेंचर्स, इस तरह की चीजों के लिए। ये सारा जो होता है ये स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल होता है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया का जो नेट FDI था, वो था $43.9 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया $10.9 बिलियन और 25 में ये घट के रह गया $0.39 बिलियन। दैट्स इट। यानी साल दर साल इतनी गिरावट हुई है कि अब हम 96% की गिरावट पे बैठे हैं। ये RBI का अपना ही डेटा है, वेरीफाई कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। FDIs आर नेट 96% डाउन इन जस्ट 1 ईयर। अब FPI के बारे में बात करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी स्टॉक मार्केट में फॉरेन पैसा, ये लिक्विड पैसा है जो कि आता जाता रहता है। सिर्फ 4 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2.1 लाख करोड़ के पैसे निकाले गए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो कि पूरे 2025 के टोटल विथड्रॉल से ज्यादा है। इन 4 महीनों का विथड्रॉल 1993 के बाद जब FPIs आना शुरू किए, ये तब तक से लेकर के अब तक की मैक्सिमम गिरावट। FII ओनरशिप अप्रैल 2026 में पूरे स्टॉक मार्केट की FII ओनरशिप गिर कर हो चुकी है 14.7%। पिछले 2 सालों में ये जो है ये 3% गिरी है और पिछले 10 सालों में ये लगभग 6% गिरी है। ये लेटेस्ट JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट है 9 मई ऑफ 2026, जहां पे ये पूरा डेटा जो है वो रिलीज हुआ है। अब यहाँ पे ना ये सब होने के पीछे के ना 4 स्ट्रक्चरल रीजंस हैं दोस्तों। 2001-2002 में जब USA को एक पार्टनर की जरूरत थी, उन्हें चाहिए था कि ना यार कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो जहां पे बहुत सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग वाले मिल जाएं, तो वहां पे हम अपने सर्विसेज को, IT सर्विसेज को, जब वहां पे .com बूम आया था तो आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ी। तो इंडिया उनको एक बेस्ट और एक सेफेस्ट ऑप्शन नजर आया। US कंपनीज ने यहाँ पे ऑफिसेस खोले, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए और इंडियंस ने इस बूम का जबरदस्त फायदा उठाया। लगभग 22-23 साल ये मॉडल चला है। ये मॉडल पिछले 2-3 साल में ही लड़खड़ाना शुरू हुआ है। यही ये ट्रम्प ताऊ के आने के बाद। अब ये जो US है ना, ये पहला कारण यही, वो रीशोरिंग करना चाह रहा है। वो मागा बोलते हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये ट्रम्प ताऊ का ये है कि भैया अब हम लोग जो है हमारे कंट्री में ही सारा कुछ सर्विसेज वगैरह देंगे। इनका स्ट्रेटेजिक इंटेंट एकदम क्लियर है कि भाई हम इधर उधर से सर्विसेज कम से कम करेंगे। तो USA इंडिया का ना उस टाइप का प्रिफर्ड पार्टनर अब नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि इक्वेशन बदलाव हो चुका है, सेंटिमेंट्स में बदलाव हो चुका है और मार्केट जो है और जो पूरी इकोनॉमी है ये मोर और लेस सेंटिमेंट्स पे दौड़ती है। दूसरा है कि इंडिया में ना बिजनेस एनवायरनमेंट में ना फ्रिक्शन आने लगा है। मतलब USA ऐसा नहीं है कि एक दिन में डिसाइड किया कि हम अपने सारे ऑफिसेस को यहाँ से हटा लेंगे। जब इन्होंने देखा कि कुछ कंपनी जैसे कि फोर्ड मोटर्स, देखिए आज तक नहीं आ पा रही, एंडीवर क्या गाड़ी थी वो आज तक नहीं आ पा रही, GM मोटर्स हो गए, शेवरोले वगैरह, होलसिम सीमेंट, सिटी बैंक इंडिया रिटेल, RBS, मेट्रो AG, वोडाफोन, कॉर्न फेरी, BNP, ये सब वेल्थ बिजनेसेस थे। कई बिलियन डॉलर के बिजनेसेस हैं आज ये US के स्टॉक मार्केट में, और ये हमारे इंडिया में एक टाइम पे बहुत अच्छे प्लेयर्स हुआ करते थे। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने 30 साल, 40 साल, 50 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट किया था हमारे देश में, और अब वो निकल गए हैं। रीजंस क्या हैं? काफी सारे रीजंस है। जैसे GM मोटर्स जो हैं और फोर्ड मोटर्स, इन्होंने कहा है कि रेगुलेटरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, टैक्स डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, रिपीटेड लिटिगेशंस में फंस जा रहे हैं, एनफोर्समेंट एक्शंस हो रहे हैं, जो सरकारें बदलती हैं एनफोर्समेंट एक्शंस होते हैं। क्या है हमारे यहाँ, क्या है, सरकारों के साथ साथ ना वो एजेंसीज का वर्क कल्चर चेंज हो जाता है। मतलब वो एजेंसीज को एजेंसी रहने दो ना यार, सरकारें चेंज हो रही हैं तो वो होने दो, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। उस चक्कर में क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, उसके चेयरमैन ने फॉर एग्जांपल कांग्रेस की सरकार के वक्त कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया, अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो अब उससे खुन्नस में रहेगी तो वो वहाँ पे वो करेगी। तो इस तरह की बातें इन्होंने बताई हैं, फोर्ड ने, जनरल ने,
इस तरह के इनके बयान आए हुए हैं, ये रिपोर्टेड है, रिकॉर्डेड है ये। देखिए, तो मैं ना किसी गवर्नमेंट को बैश नहीं कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग इन अ पॉजिटिव सेंस कि हम इन पे इंप्रूव करना चाहिए इस सेंस में। मतलब इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, जैसे मैं और आप इन्वेस्टर हैं, हम ये देखेंगे कि माहौल अगर इन कंपनीज को खराब लग रहा है और ये जा रही हैं, तो ये जाकर 100 लोगों को और बताएंगी। एक दिन की बात नहीं होती है, और धीरे धीरे वो 1000, 2000, 20,000 लोगों तक बात पहुंचेगी और इस तरीके से सेंटिमेंट्स धीरे धीरे खराब होने लग जाएंगे। एक और डायमेंशन आपको समझना पड़ेगा बिजनेस से रिलेटेड, वो ये है कि अगर आपकी उम्र आज 20-22 साल है, तो क्या आप यहाँ पे स्टार्टअप इतनी आसानी से अपने हॉस्टल रूम से चालू कर सकते हैं? क्या कोई कंपनी शुरू कर सकते हैं? आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने होंगे, किसी एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी, अलग अलग एजेंसीज को हायर करना पड़ेगा, तब जाके आप कंपनी के सारे जो रेगुलेशंस हैं, कंप्लायंसेस हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट ओपनिंग करनी पड़ेगी। तो इन सब के लिए बहुत टाइम यहाँ पे लगता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो मुझे बताइए कि क्या क्या डिफिकल्टीज आपने अपने एंड पे फेस करी हैं। तीसरा, और ये शायद सबसे बड़ा कारण अब बनने वाला है आने वाले 10-20 सालों का, वो है कि हम एआई के कंज्यूमर्स तो बन गए हैं, बट हम एआई के क्रिएटर्स नहीं बन पाए हैं। जो एआई का कैपिटल है ना, वो बेसिकली 5 देशों में ही फ्लो कर रहा है, और वो है यूएसए, चाइना, कोरिया, ताइवान और जापान। और थोड़े एक्सटेंट तक अब जर्मनी भी उस रेस में शामिल हो चुका है, अपने मॉडल्स, जो एआई मॉडल्स हैं जर्मनी में बन रहे हैं उनकी वजह से। तो इंडिया ने अपना एआई मिशन किया है, अभी अभी एआई समिट हुआ था, सेमीकंडक्टर मिशन है इंडिया का, कुछ एआई सोवरेन ऑर्डर्स मिले हैं इंडिया को। ये सब सही डायरेक्शंस हैं जहां पे हम जा रहे हैं, बट अभी जो वो जिस लेवल की हमें स्केलिंग की जरूरत है, वो स्केलिंग अभी दोस्तों मिसिंग है। और चौथा है ट्विन डेफिसिट क्रीप, यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं और इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफडीआई और एफपीआई मिलके बैलेंस आउट कर लेते थे, लेकिन अब वैसा हो नहीं पा रहा है। तो हमारे गोल्ड खरीदने, सिल्वर खरीदने से फर्क पड़ता है, रुपये पे प्रेशर आता है। तो असल बात यह है दोस्तों कि ये चारों जो रीजंस मैंने आपको बताए, चारों रियल रीजंस हैं, टैक्टिकल रीजंस हैं, और इनका सॉल्यूशन भी एकदम टैक्टिकल होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 30 सेकंड्स का एक मैसेज है आपके लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से, मेरे साथ 35 से 40 घंटे मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा लाइव, और आपको पूरा जितने भी स्ट्रैटेजीज हमने बनाए हैं इंडिया के, यूएस के स्टॉक मार्केट के, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, उनका एनालिसिस कैसे करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, हर चीज़ आप मुझे अपने 35 to 40 आवर्स दीजिए, मैं आपको इस चीज़ में पूरा ट्रेन कर दूंगा। और अगर आप ये 35 से 40 घंटे मुझे देने को रेडी है अपने, तो ऐसे में 8768768876 पर अभी के अभी मैसेज करिए। बैच 18 21 जून से शुरू होने जा रहा है, और अगर आप अभी जुड़ते हैं तो बैच 17 में भी आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, बिल्कुल आज से और अभी से। इनफैक्ट आज भी अभी थोड़ी देर में क्लास होने वाली है, उसी के लिए मैं रेडी हूं, तैयार हूं। चलिए कंटिन्यू कर। अब देखिए, मैं आपको इसकी पॉजिटिव साइड भी दिखाता हूं कि इंडिया में सब कुछ ही खराब चल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 1, IMF, वर्ल्ड बैंक, जेपी मॉर्गन और भी बहुत सारे, यूरोजोन, बहुत सारे अलग अलग जो हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये सब ना बहुत सारे फोरम्स हैं। इन्होंने आज भी इतना सब होने के बावजूद भी, लेटेस्ट रिपोर्ट है मई 2026 की ही, इन्होंने इस साल भी इंडिया का जो फोरकास्ट है वो 6.6% ग्रोथ का रखा है। सोचिए, जहां पे यूरोप का ग्रोथ मात्र 1% से भी कम है, यूएस का 2-2.5% से ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी इंडिया, मतलब बहुत ज्यादा सीना तान के बोलने वाला नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे वॉर टाइम पे 6.6% की अगर ग्रोथ अभी भी ये वर्ल्ड बैंक और इकोनॉमिक फोरम्स जो बड़े बड़े हैं वो कह रहे हैं, तो ऐसे में ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है। दूसरा नंबर ये है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं आज तक इतने पावरफुल नहीं हुए थे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसे समझो कि उन्होंने हमें जो फ्लोर लेवल दिया है वो थोड़ा अब हाई कर दिया है, यानी कि जब अगर मार्केट गिरेगा तो जैसे अभी 23,000 कुछ पे है, 23,500, 23,700, तो गिरने के बाद भी ये उस 7, 8, 9, 10 जो कोविड वाला लेवल है वहां पे नहीं आएगा। उस टाइम पीरियड पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते थे वो पूरे मार्केट का मात्र 8 से 9% होते थे, और आज जो DIIs हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, वो हो चुके हैं 18.9% इन कंपैरिजन टू FIIs जो कि है मात्र 14.7%। यानी कि एक परमानेंट ग्राउंड या फ्लोर लेवल बन चुका है। DIIs आर वर्किंग लाइक अ कुशन,
उसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर महीने 32,000 करोड़ से ज्यादा के लोग SIPs करते हैं और ये उनके डिसिप्लिन में आ चुका है। भारत सरकार ने जो म्यूचुअल फंड सही है वाली स्कीम चलाई थी, उसके चलते बहुत सारे क्रिकेटर्स और बहुत सारे जो फाइनेंस से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स और उसके अलावा जो सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने सबको म्यूचुअल फंड्स की आदत डलवा दी और उससे एक और फ्लोर लेवल थोड़ा हायर हो चुका है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी मार्केट इतना ज्यादा फॉल नहीं किया है। तो जो ये साल हम कह रहे हैं ना कि जो FII वर्स्ट ईयर है विथ रिस्पेक्ट टू FII इन हिस्ट्री, ये बेस्ट ईयर है इन टर्म्स ऑफ DIIs एंड SIPs। एकदम नियर परफेक्ट काउंटर एब्जॉर्ब कर लिया है हमारे ही देश के लोगों ने, हमारे देश की जान, हमारे देश की आन बचा के रखी है। एक और मजे की बात बताता हूं आपको, ये फैक्ट है कि जब कोविड के टाइम पे मार्च 2020 में FIIs का आउटफ्लो हुआ था, तो उस समय भी उस टाइम पीरियड पे लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का आउटफ्लो हुआ था, लेकिन मार्केट 8,000 तक गिर गया था। अभी 4 महीने में 2 लाख करोड़ ही निकले हैं, लेकिन क्या मार्केट 20%, 30%, 40% गिरा है? नहीं गिरा है। तो ये समझाता है हमें कि हमारा फ्लोर लेवल बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से मार्केट इतना नहीं गिरा है। RBI अपने डॉलर जरूर बेच रहा है, अगला पॉइंट यही है, लेकिन फिर भी इसके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ये ऑल टाइम हाई पे हैं, वो है $650 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व, और हम लोग वर्ल्ड में टॉप 4 में हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और जो 5वीं चीज है वो ये है कि आज भी प्राइमरी मार्केट्स जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन कैपिटल को। प्राइमरी मार्केट मतलब जो अभी IPO मार्केट होता है, इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे ब्लैकस्टोन वगैरह हो गए, तो उस तरह के इनिशियल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं हमारे कंपनीज से। मजे की बात बताता हूं आपको एक और, प्राइमरी मार्केट में 72,000 करोड़ ऐड किए हैं, यानी कि FIIs इंडिया को बिल्कुल जीरो नहीं मान रहे हैं, वो रीशफलिंग कर रहे हैं। अब वो ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इंडिया कहां पे आगे है, दुनिया बदल रही है, तख्ते पलट रहे हैं और इंडिया भी कहीं कहीं यहां पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं कि अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बुक मार्क करके रखिएगा इस वीडियो को और आने वाले 1-2 साल के बाद मेरी बात आपको याद रहेगी। हिस्ट्री में यार हर 10-12 साल में ऐसा कुछ होता है। 1991 में BOP क्राइसिस था, फिर रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, फिर 1992, 1993 में बुल रन आया लिबरलाइजेशन की वजह से, 2002 में .com जो बूम हुआ था उसका फायदा हमें मिला। इंडिया चाइना जो है ग्रोथ पोटेंशियल उनका काफी हाई दिखा, बाकी कंट्रीज को तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो गया। मेगा रैली हुई थी यार, मेगा रैली 2003 से 2008 के बीच में। 2013 में कुछ टेपरिंग हुई थी, वहां पे क्या था, जैसे 10 साल कांग्रेस गवर्नमेंट के, तो एक एंटी इनकम्बेंसी की वो वजह से वहां पे डाउनफॉल देखने को मिला। मोदी जी का जो पहला टेन्योर था वो जबरदस्त रहा। 2014 से 2017 की रैली में लोगों ने भर भर के मतलब करोड़पति अरबपति बन गए, उस टाइम की बात है। तो हर बार ट्रांजिशन फेज होता है, वजह कुछ कुछ और होती है और हर बार रिकवरी आ ही जाती है। इस बार भी आएगी, लेकिन गलत चीज में आप अगर अपना पैसा फंसाएंगे तो आप अपना पैसा डुबो सकते हैं। अब बताइए कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे आने वाला समय, आने वाला 1 साल 1.5 साल। तो इंडिया US ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है। एनालिस्ट ने सिंगल बिगेस्ट कैटलिस्ट माना है जो FII सेंटिमेंट्स को क्विकली रिवर्स कर सकता है। मतलब FIIs कल को अपना बदल सकते हैं माइंडसेट और फिर इंडिया US जो ट्रेड डील फाइनलाइज हुई है उसके चलते वो वापस भी आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी बूस्ट मिली है यहाँ पे। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स जो है हमारे ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। चाइना के अलावा हम एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन के उभर रहे हैं। ईरान इजराइल का जो वॉर है अगर वो डीएस्केलेट होता है तो $80-85 पे दोबारा से क्रूड आ जाएगा और जब ऐसा होगा ना तो मार्केट को 27-28 हजार तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। 26,000 तो वैसे ही टच करके आया है। तो आपके पोर्टफोलियो के लिए मैं सिंपल सा अगर फ्रेमवर्क बताऊं एज अ NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट तो बड़ा मैं सिंपल चीज आपको बता रहा हूं कि पहला है कि अपनी ना SIPs को मत रोकिए। अभी देखिए कितनी सारी SIPs 32,000 करोड़ से ज्यादा की SIPs चल रही हैं। अगर ये बंद हो गई ना तो मार्केट बहुत धड़ाम से गिरेगा, बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिरेगा। ये SIPs हैं जो इस मार्केट को बचा करके रखिए, तो होल्ड ऑन टू दैट। 5-5 ही सही लेकिन SIPs अपनी जारी रखिए। उसका फायदा आपको भी है कि मार्केट डाउन टर्न होता है तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज्यादा मिलती हैं, राइट। और SIPs आपने आज के लिए किया भी नहीं था, आपने SIPs किया था 15 साल 20 साल का मार्जिन लेकर के, राइट। दूसरा है कि सेक्टर्स में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सारे मार्केट एक जगह नहीं जा रही है। मतलब कुछ सेक्टर्स बढ़ भी रहे हैं, कुछ सेक्टर्स गिर भी रहे हैं। JM फाइनेंशियल का फिर से अभी लेटेस्ट डेटा की बात कर रहा हूं तो भले ही FII ने IT में $9.2 बिलियन की सेलिंग की है, FMCG में $3.7 बिलियन की सेलिंग की है, लेकिन वहीं थोड़ी थोड़ी बढ़त हुई है। पता है कहां पे? कैपिटल गुड्स सेक्टर में। टेलीकॉम, जरा भारतीय एयरटेल का स्टॉक देखिएगा,
जस्ट एक रिकमेंडेशन नहीं है बाई की, लेकिन एक बार देखिए FIIs का ट्रेंड देखिए, DIIs का ट्रेंड देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। पावर सेक्टर को देखिए, आप हेल्थ केयर को देखिए, इन 4 सेक्टर्स को देखिए, यहाँ पे FII का इनफ्लो कंटिन्यूड है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो डिस्क्रिमिनेटिंग है, मतलब वो पूरे मार्केट में नहीं आ रहा, उसको मालूम है कि कौन सा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस नो बेटर देन वी नो, और उनको मालूम है कि आने वाले 10 साल 20 साल क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस कर रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो याद रखिएगा 4 सेक्टर, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, हेल्थ केयर और पावर। इसके बाद तीसरा है तो थोड़ा ना इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन कंसिडर करें अगर कर पाएं तो। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया था पिछली वीडियो में, और पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा इस देश की प्रॉब्लम्स को थोड़ा वेंट आउट किया था, थोड़ा बताया था मैंने, तो मुझे भी थोड़ा सा राहत मिली कि भाई बता दिए प्रॉब्लम्स को, एटलीस्ट सुनने वाले कोई सुन लें। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे रहते हैं उसमें भी मैंने बोला था कि आई एम हाईली पेट्रियोटिक एंड आई एम हाईली ऑप्टिमिस्टिक कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकता है, हम सब मिलकर इसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और 5वां है कि क्वालिटी बायस रखिए, यानी वोलेटाइल मार्केट्स में जो जंक स्टॉक्स होते हैं ना वो बहुत गिरते हैं, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स भी गिरते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वो रिकवर भी बहुत सबसे पहले करते हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 70 to 80% लार्ज बिग स्टॉक्स में है, लार्ज कैप स्टॉक्स में है, मेगा कैप स्टॉक्स में है, तो आपका पोर्टफोलियो ना हमेशा सेफ रहेगा और बढ़िया। अगर इस मार्केट में ना ऐसे 40-40, 50-50% नहीं, अगर आप 15-20% का भी रिटर्न सालाना बना रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल। बाकी फिर थोड़ा 20-30% जो है इधर उधर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह में। तो आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी कि आगे आने वाले टाइम में कैसी व्यवस्थाएं चेंज हो रही हैं। आपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए, इन 4 सेक्टर से फोकस करो। इन 4 सेक्टर्स के स्टॉक्स जानना चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए। मैं अगली वीडियो में एक एक सेक्टर 1 by 1 हर सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स को पिक करूंगा। क्या ऐसी हम सीरीज बना दें क्या, जहां पे हम एक सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स को उठाना शुरू कर दें, पिक करना बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल्स? हाउ अबाउट इट? मुझे जरा बताइए, ताकि जो आप लोगों की नीड होगी बिल्कुल मैं उसी के हिसाब से ही वीडियोस बनाया करूंगा। तो आई होप आपको इससे जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।